तो अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, अपने जेई मेंस के सिलेबस में है, इंफॉर्मेटिव है थोड़ा बहुत, और कुछ फिक्स पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसके अंदर। तो वहीं तक अपन जाने वाले हैं एक्चुअली। उसके पहले कुछ बेसिक बेसिक सी थ्योरी है जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, जनरली एक क्वेश्चन इस टॉपिक का पेपर में रहता है ना। जेई मेंस के अपने पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना, और एक होता है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये सोर्स से यूजर तक इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे? जैसे मैं भी आपको यहां से पढ़ा रहा हूं, आई एम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू आर द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप सोच के देखिए, ये सिस्टम के थ्रू आपके पास कैसे पहुंच रही है जानकारी। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं वो आप तक कैसे पहुंच रही है जानकारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, है ना, फिजिकली, वो कहीं ना कहीं से डिजिटल फॉर्म में चेंज हो रहा है। फिर वो इंटरनेट के थ्रू, एक्चुअली में माने तो सिग्नल के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं से इंटरनेट के पास वो सिग्नल के फॉर्म में गया, वो सिग्नल आप तक पहुंचा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। और वो फिर आपने उसको रिसीव किया, आपका मोबाइल या आपका जो कंप्यूटर है उसने उस सिग्नल को रिसीव किया, उसने उस सिग्नल को प्रोसेस किया, और फाइनली आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी बीच की चीज है ना, दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। कि इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन के सोर्स से यूजर तक इंफॉर्मेशन का पहुंचना जिस रास्ते से होके जाता है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। कई बार इसमें रास्ते में नॉइज ऐड हो सकती है ना। नॉइज ऐड होने का मतलब, कभी मान लो अचानक से आपको लगे कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मेरे पेन की नॉइज आ रही है, या फिर मान लो अचानक से डेटा किसी का ऊपर नीचे हो जाए। नॉर्मली जब माइक में बोलते हैं तो वहाँ पे साउंड आती है ऑफिशियली। अपने ऑनलाइन वाले लेक्चर में अगर आपका डेटा अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो बहुत बार वो हैंग होता है ना, या बहुत बार वो स्लो हो जाता है, लैग आता है। दैट इज द नॉइज एक्चुअली। तो ये सब नॉइज है। तो ये नॉर्मल सा एक चैनल है। इस चैनल को मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, इससे जो मैसेज सिग्नल आता है, ये आता है ट्रांसमीटर तक। ट्रांसमीटर इज अ एंटीना विच इज ट्रांसमीटर एंटीना। इसका काम होता है कि सोर्स एंड से सिग्नल को ट्रांसमिट करना, भेजना, है ना। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिटेड सिग्नल गोज टू द चैनल, जहां से होके जाएगा। वो ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, वो वेव हो सकती है। फिर वो सिग्नल पहुंचता है रिसीवर के एंड तक। वो सिग्नल कहाँ पहुंचा? रिसीवर के एंड तक। रिसीवर ने उसको प्रोसेस किया, मतलब पहले उसको रिसीव किया बाय यूजिंग रिसीवर एंटीना। उसने उस रिसीव्ड सिग्नल को प्रोसेस किया और उसने आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया। जैसे आप टीवी देखते हो, है ना, आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे होते हो, उसके अंदर क्या होता है, जहां से उसका ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। मान लो आप न्यूज देख रहे हो, तो न्यूज चैनल का जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कहीं से ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना। उनके ऑफिस से वो इंफॉर्मेशन सोर्स है, कोई एंकर है जो वहां पर न्यूज बोल रहा है। वो सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू वहां से ट्रांसमिट हुआ। वहां जो बड़े हुए वो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं उनके, उस पर ऐसा करके वहां से उन्होंने उसको हवा में ट्रांसमिट किया, है ना, ईएम वेव की फॉर्म में। वो ईएम वेव की फॉर्म में स्पेस में घूमता हुआ आप तक पहुंचा। तो आपने उस आपके घर के ऊपर जो डीटीएच वाला एंटीना लगा होता है या जो सेट टॉप बॉक्स होता है, उसने उसको रिसीव किया, है ना। उसने उस सिग्नल को प्रोसेस किया और आपको सामने अपनी टीवी पे दिखता है कि एक न्यूज़ एंकर बोल रहा है। दिस इज द होल कम्युनिकेशन सिस्टम। एक होता है ट्रांसमिट करना, एक होता है रिसीव करना।
ट्रांसमिट करना होता है ट्रांसमीटर एंटीना से जो सोर्स साइड पे लगा होता है, रिसीव किया जाता है रिसीवर एंटीना से जो यूजर साइड में किया जाता है, और इन दोनों एंटीना के बीच सिग्नल जिस फॉर्म में आ रहा है दैट इज नोन एज चैनल। वो चैनल कुछ भी हो सकता है, वो तार हो सकता है, वो ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, वो सिंपल स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। फिर यहीं से एक चीज़ और आती है कि दो टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन से, तो इसका कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और एक होता है ब्रॉडकास्ट, है ना। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब अपन अपने दोस्त को कॉल करते हैं, उससे बात करते हैं। दिस इज नॉन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मतलब एक जने से दूसरे जना, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। मतलब जैसे आज कहते हैं योर व्हाट्सएप मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब आप जो भेज रहे हैं वो सिर्फ दूसरे तक ही पहुंच रहा है और कहीं तक नहीं पहुंच रहा। एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब आपने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया, है ना, इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, वो सब तक पहुंच गया। दिस इज ब्रॉडकास्ट। मतलब अभी के सेंस में आप बात करो तो इसका मतलब है व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप चैट पर्सनल, ग्रुप वाला नहीं। और ब्रॉडकास्ट का मतलब फेसबुक स्टेटस या इंस्टाग्राम अपडेट या व्हाट्सएप स्टेटस, है ना। दिस इज ब्रॉडकास्ट। हम सबको बताना चाहते हैं। जूम मीटिंग, बिल्कुल जूम मीटिंग, जूम मीटिंग फिर भी हाँ अभी अगर ओपन है तो जूम मीटिंग ओपन फॉर ऑल, है ना। ये अभी के टर्म्स में मतलब मैंने आपको समझाया। पहले अपन ऐसे एग्जांपल लेते थे कि अगर एक आदमी से कॉल करके बात किया करता है तो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया, और अगर कोई आदमी कोई भाषण दे रहा हो कहीं पे या कहीं बोल रहा हो तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक, ये भी आजकल के हिसाब से ये डेफिनेशन भी सही है ना, कि हम दुखी हैं तो हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, ज़िंदगी बेकार है, मतलब लोग ऐसे होते हैं। हाँ, मतलब इसका क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आता कि आप मतलब अपनी लाइफ में परेशान हो तो आप उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हो कि पूरी दुनिया जानो कि मैं परेशान हूँ, है ना। परेशान हो तो मतलब परेशानी का हल करो, जिससे परेशान हो उससे बात करो। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के क्या होगा। चलो, फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती हैं, है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला है ट्रांसड्यूसर। आपके पास ये आपके बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ भी है सारे टर्म्स, तो आप चाहो तो अपनी बुक में खोल के भी देख सकते हो, है। मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला है ट्रांसड्यूसर, बाकी उसी का स्क्रीनशॉट है तो आप स्क्रीन पे भी देख के सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर का काम है कि वो सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जनरली ये मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे जब अपन माइक पे बोलते हैं तो जब माइक्रोफोन पे बोल रहे होते हैं ना, तो हम तो बोलते हैं साउंड वेव, दैट इज अ मैकेनिकल वेव, है ना। लेकिन माइक के थ्रू, माइक में जो वायर सिस्टम होता है उसके थ्रू होके, जैसे ये माइक में लगा रखा है तो इसके अंदर ये जो वायर है, इस वायर के अंदर जो सिग्नल जा रहा होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो मेरी जो मैकेनिकल वेव थी, मेरे मुंह में जो मैकेनिकल वेव, मेरे मुंह से जो साउंड की मैकेनिकल वेव निकली, वो तार में कैसे चली गई इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, वहां बीच में यूज होता है ट्रांसड्यूसर। क्या होता है ट्रांसड्यूसर, तो जो माइक्रोफोन में डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम हमारे मैकेनिकल वेव की वजह से उस डायफ्राम का वेरिएशन वाइब्रेशन होता है, और डायफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है। ऐसी एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं, बस नाम जानना है इसका, कि कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिनके अगर शेप में डिफॉर्मेशन होता है, अगर किसी ने ऐसे कोई क्रिस्टल है इसके शेप को डिफॉर्म किया तो इसके क्रॉस ईएमएफ आ जाता है। ये इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है कि आपने अगर इसकी शेप को डिफॉर्म किया तो इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। दीज आर नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो सिंपल ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर का काम क्या है,
ट्रांसड्यूसर का काम है सिग्नल को एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना। जनरली ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, बट कुछ इससे डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरा है सिग्नल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछले टॉपिक में। सिग्नल दो टाइप के होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अगला टर्म है नॉइज। समझा दिया आपको अभी तुरंत कि नॉइज क्या है, कि सिग्नल के ट्रांसमिशन से प्रोसेसिंग के बीच उसमें जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन ऐड होती है, दैट इज नॉइज। जैसे मान लो आप में से कोई बीच में अपना माइक ऑन कर दे अभी, दैट इज अ नॉइज, है ना। मैं बोलूँ तो ऑन करे, दैट इज इंफॉर्मेशन, और अचानक से किसी का माइक ऑन हो जाए तो दैट इज नॉइज। जैसे बीच में दो फेक लोग आते थे ना क्लास में, याद है, तो वो नॉइज था। चलो, ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर क्या होता है, तो इट इज अ ट्रांसमीटर एंटीना जो कि यूजर एंड पे लगा होता, सॉरी सोर्स एंड पे लगा होता है, और इसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, है ना। ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनकमिंग सिग्नल टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। रिसीवर एंटीना, तो जो रिसीवर के घर पे लगा होता है ना, दैट इज नोन एज रिसीवर एंटीना। फिर एक टर्म आती है एटेन्यूएशन। ये क्या है, कि जब सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, ठीक, तो इस सिग्नल के ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग उसमें लॉसेस भी होते हैं, सिग्नल की एनर्जी का लॉस होगा, है ना, दैट इज नोन एज एटेन्यूएशन। एम्पलीफिकेशन अपन बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन, कि सिग्नल की जो एनर्जी कम होती है उसको बढ़ाई जाती है। हाउ इट इज डन, इट इज डन बाय एम्पलीफायर्स, है ना। तो अगर सिग्नल में एटेन्यूएशन हो रहा है तो एटेन्यूएशन के कारण सिग्नल की एनर्जी कम होती जाएगी, तो हमें उसे एम्पलीफाई करना पड़ता है बार बार। तो एम्पलीफिकेशन का सिंपल सा काम क्या है, कि वो एनर्जी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज वो लार्जेस्ट डिस्टेंस है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, जहाँ से जहाँ सिग्नल भेजा जा सकता है, उससे ज़्यादा दूर तक सिग्नल नहीं भेज सकते। जैसे मान लो आप किसी बहुत रिमोट एरिया में जाओ, वहाँ कई बार मोबाइल के नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है मोबाइल के नेटवर्क की प्रॉब्लम, क्योंकि उसके जो मोबाइल का जो एंटीना है, आप उसकी रेंज के जस्ट बाउंड्री पे हो, मतलब एक तरीके से। तो हो सकता है कभी आपको ढंग का सिग्नल मिलता है, कभी आपको ढंग का सिग्नल नहीं मिलता है। बैंडविड्थ, इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर द स्पेक्ट्रम जिस पे वो ऑपरेट होता है। जैसे मान लो कि किसी को 4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ने बोल दी है कि भाई आप इसी गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हो, तो वो अपने सिग्नल इसी गीगाहर्ट्ज के बीच में भेजेगा। मतलब ये जो बैंडविड्थ होता है ना, दिस इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट। जैसे आप सुनते हो ना स्पेक्ट्रम, है ना, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, है ना। तो इनकी ऑक्शन होती है कि ये 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है, 5G का ऑक्शन हो रहा है। तो ऑक्शन होने का मतलब उसमें ये सिग्नल गवर्नमेंट बेचती है कि भाई मेरे पास, गवर्नमेंट बोलेगी कि इंडिया में यूज़ करने के लिए मेरे पास 4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, बताओ किसको चाहिए। तो 3-4 कंपनीज होंगी, वो अपने ऑक्शन में अपना बेट करेगी, जो सबसे अच्छा पैसा देगा गवर्नमेंट उसको बेच देगी। सोचो फ्रीक्वेंसी रेंज बेच रहे हैं, है ना। मतलब एक तरीके से, मतलब गवर्नमेंट इसको इसलिए बेच पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट विल कंट्रोल कि क्या और कौन ब्रॉडकास्ट करेगा, है ना। अगर ये गवर्नमेंट ऐसा, अगर ऐसी अथॉरिटी ना हो तो फिर इसको इसको खरीदने के कौन पैसे देगा, सोचो। लेकिन रूल्स हैं कि आपको जिसको जो परमिट दिया जाएगा उसको उसी फ्रीक्वेंसी में भेजना है। लॉजिकल भी है कि अगर अपन रैंडम कह देंगे जिसको जिस फ्रीक्वेंसी में मन हो भेजो, फिर क्या होगा, सिग्नल्स मिक्स होने लगते हैं। फिर क्या होता है, सिग्नल्स मिक्स होंगे। भाई सबको बोल दो जिसको जो करना है करो, तो फिर तो जिसका जो मन आएगा वो करेगा, जिसको जो फ्रीक्वेंसी मन आएगी वो भेजेगी। इसीलिए ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलो, फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है मॉड्यूलेशन, जो एक्चुअली में अपना ये चैप्टर है ना। मॉड्यूलेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिससे अपने क्वेश्चंस आते हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, कि जनरली जो हम सिग्नल्स भेजते हैं, दो आर रेडियो वेव्स,
एक जगह से दूसरी जगह पे, या खूब भेजते हैं तो माइक्रोवेव्स, हाई हाई वेवलेंथ वाली माइक्रोवेव्स या जनरली रेडियो वेव्स भेजी जाती है। तो इनकी ना फ्रीक्वेंसी कम होती है। भाई आप अगर स्पेक्ट्रम याद करो तो रेडियो वेव की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है अपने ईएमएस स्पेक्ट्रम में। तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भेजने में थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है आगे सीखेंगे। तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सीधा नहीं भेज सकते, इसीलिए उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ अटैच करके भेजते हैं। ऐसा मान लो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक खुद इजीली नहीं जा सकता, तो हमने क्या किया, उसके साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अटैच कर दिया। अब वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इजीली उसको ले जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और फिर एक टर्म आती है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमें सेपरेट आउट करना है। ठीक। नेक्स्ट टर्म इज रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, तो सिग्नल जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं तो बीच बीच में सिग्नल के लॉसेस हो जाएंगे। तो उस लॉसेस को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में सिग्नल को रोकते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर आगे भेजते हैं। तो रिपीटर्स आर नेसेसरी टू इंक्रीज द रेंज। मान लो आपको बहुत दूर सिग्नल भेजना है और आपको लगा कि वहां तक पहुंचते पहुंचते तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, तो आपने क्या किया, बीच में एक जगह पे उसको रोका, प्रोसेस किया और फिर आगे भेजा। जैसे कोई बहुत बड़ी कहीं पार्टी हो रही हो, है ना, या कोई भाषण वाषण हो रहा हो, कोई बहुत बड़े कोई नेता आए हो, तो उसमें एक तो स्पीकर स्टेज के पास लगे होते हैं, बीच बीच में भी पोल पे बहुत सारे स्पीकर लगे होते हैं। देखा है क्या, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ हो तो कुछ स्पीकर तो स्टेज के पास होते हैं, माइक स्टेज पे होता है, लेकिन बीच बीच में हर 2-3 लाइन के बाद स्पीकर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, वो वही चीज़ है, मतलब सिग्नल आप तक पहुंचाना है, उसको रिसीव करके प्रोसेस करके आप तक भेजा जा रहा है एक्चुअली। दीज आर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। ये टर्म्स मैंने इसलिए बता दी कि ऐसी कोई टर्म आ जाए तो आपको पता रहे, आ सकता है एग्जाम में टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम कैसे कैसे ईएम वेव्स को भेजते हैं, तो 3 फॉर्म्स में भेजते हैं। पहला कहते हैं ग्राउंड वेव्स, है ना, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ये जनरली लो फ्रीक्वेंसीज के लिए होता है। मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको अपन ग्राउंड वेव की फॉर्म में भेजते हैं, है ना। बस इतना ध्यान रखोगे तो काफ़ी होता है। ग्राउंड के बहुत पास जाती है तो इसमें डिस्टॉर्शन आने के चांसेस रहते हैं, है ना, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। बाकी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इसको रीड कर सकते हो। ये रेडियो वेव्स विच ट्रेवल थ्रू एटमॉस्फेयर फॉलोइंग द सरफेस ऑफ अर्थ आर नोन एज ground waves or surface waves and their propagation is called ground wave propagation। क्यों, जमीन के साथ ये एब्जॉर्ब भी होगा, कहीं ना कहीं उसमें लॉसेस होंगे, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी वीक हो जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ करते हैं, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ नहीं करते। फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना 2 से 3 मेगाहर्ट्ज, है ना। मैंने कहा ना जनरली इट इज़ फॉर लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग और कॉमनली कॉल्ड मीडियम। जैसे आपके यहाँ जो एफएम आता है वो लोकल है, इंदौर का एफएम इंदौर में चलेगा, भोपाल का एफएम भोपाल में चलेगा, है ना। भोपाल का एफएम इंदौर में नहीं आता जनरली, नहीं, ये कुछ जगहों पे स्टेट वाइज हो जाता है। बट जो भी है, जो एफएम है, एफएम रेडियो चलता है, वो आप ऐसा मान लो लोकलाइज्ड है ना। तो उसके लिए ये जनरली ऐसे वेव्स यूज़ की जा सकती है ना। बट जैसे जी न्यूज़ वाले हैं, है ना, या आज तक वाले हैं, वो ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड को सुनाना है ना। तो वो लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वो दूसरे लेवल पे करते हैं, वो आगे सीखेंगे। नेक्स्ट इज स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन मतलब ऐसा 2 से 30 गीगाहर्ट्ज, मतलब मिडिल रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। इसकी बस इतनी सी थ्योरी जानो कि हम यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, वो स्काई में जाती है, और स्काई में ना एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर की लेयर है। क्या है, आयनोस्फेयर की लेयर है। तो वो सिग्नल ना एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल यहाँ से रिटर्न होकर वापस आ जाता है टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन के थ्रू, और कुछ सिग्नल बाहर निकल जाता है ना।
तो इसके लिए हम वहीं तक सिग्नल यूज़ करते हैं जहाँ तक रिटर्न हो। मान लो आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो आप उसको स्काई वेव की फॉर्म में भेज सकते हो कि आपने यहाँ से सिग्नल भेजा, वो आगे से आइनोस्फेयर से रिटर्न होके यहाँ तक आ गया, है ना। फिर एक मैथमेटिकल छोटा सा फॉर्मूला यहाँ है जिस पे कभी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही घटिया सवाल होता है, बट ध्यान रखना कि अगर आइनोस्फेयर में आयंस की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रखी है, n इज द नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू आती है 9 इंटू रूट एन। क्या होती है? 9 इंटू रूट एन, वेर 9 व्हाट इज एन? एन इज द इलेक्ट्रॉन या आयन concentration, और f है वो frequency. And what is this frequency? This is the highest frequency of radio wave which can be reflected from ionosphere. है ना? What is the critical frequency? This is the highest frequency of sky wave which can be reflected from the ionosphere. है ना? तो इतने तक की फ्रीक्वेंसी अपन यूज कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन कैसे होती है? आयन या चार्ज डेंसिटी से। तो ये एक मैथमेटिकल छोटा सा फॉर्मूला है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन एक आध बार आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे चार्ज डेंसिटी दे दें और पूछें बताओ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस आयनोस्फेयर के लिए, तो n रूट 9 रूट n हो सकता है। आपको फ्रीक्वेंसी दे दें और पूछने बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर क्या होगा, तो वो भी बता देंगे। नेक्स्ट इज स्पेस वेव कम्युनिकेशन। ये जनरली हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होता है। It is generally used for high frequency 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए। ये एंटीना के थ्रू भेजा जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, है ना। और इसमें एंटीना की जो हाइट होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्टेंस को बढ़ाने में। अगर ज़्यादा हाइट का एंटीना होगा तो ज़्यादा दूर तक सिग्नल भेज सकता है, कम हाइट का एंटीना होगा तो वो कम दूर तक सिग्नल भेज सकता है। ठीक है, तो कोई भी h हाइट का एंटीना कितनी दूर तक सिग्नल भेज सकता है उसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू √2r/ht। आप चाहो तो ये फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एक प्लेस है, यहाँ पे कैंटीना है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ, ये हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना, HT स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन एंटीना। तो आपसे पूछते हैं बताइए कितनी दूर तक सिग्नल भेज पाओगे। तो ये सिग्नल अर्थ के लिए जहाँ तक टेंजेंट हो पाएगा वहाँ तक जा सकता है, जहाँ ये अर्थ के लिए टेंजेंशियल हो जाएगा सिग्नल का स्ट्रेट लाइन। तो अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस भी क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। ये रेंज है ना, इसको मैं डी लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर ट्रांसमिशन एंटीना। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि RE प्लस HT का होल स्क्वायर इक्वल टू DT स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओपन करो तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बचेगा DT स्क्वायर इज इक्वल टू RE स्क्वायर, सॉरी RE स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2RE इंटू HT प्लस HT स्क्वायर। अब HT स्क्वायर तो क्या है? हाइट ऑफ एंटीना का स्क्वायर, और ये टर्म क्या है? RE इंटू HT, तो इसके टर्म में ये टर्म जीरो हो जाती है। तो ट्रांसमिशन डिस्टेंस फॉर ट्रांसमीटर एंटीना इज 2RE इंटू HT। कि अगर हमें ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इससे सिग्नल कितनी दूर तक भेजा जा सकता है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर ट्रांसमिशन बाय ट्रांसमिशन एंटीना। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना, और जनरली हाइट मीटर में दी होती है, तो अपने को दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना है। इस फॉर्मूले को यूज़ करने में ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अपन याद करते हैं फॉर्मूला 2RHT, है ना, और फिर अपन सीधा फॉर्मूला लगा के काम करने की कोशिश करते हैं, अपन फंस जाते हैं। क्योंकि रेडियस अपन को याद रहता है 6400 किलोमीटर, और हाइट ऑफ एंटीना दिया होता है मान लो 10 मीटर, तो अपन हाइट को मीटर में रख देते हैं, रेडियस को किलोमीटर में, और अपना आंसर गलत आता है। ध्यान रखना है कि या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लें।
सेम यूनिट में होने चाहिए। कई बार डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए रिसीवर साइड में भी एंटीना लगा दिया जाता है, इधर भी। तो इसने भेजा और इसने रिसीव किया, तो इसको ऊपर रिसीवर एंटीना की हेल्प से भी डिस्टेंस को बढ़ा सकता है। तो मान लो जो ट्रांसमीटर एंटीना है उसकी हाइट है HT और जो रिसीवर एंटीना है उसकी हाइट है HR। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी ट्रांसमिशन की दैट विल बी √2RHT प्लस √2RHR। मतलब दोनों के कारण डिस्टेंस निकाल के अपन ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिकली ये रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ अभी तक अपन ने मैथमेटिकली 2 रिलेशन सीखे हैं जिसके न्यूमेरिकल बन सकता है, एक ये फ्रीक्वेंसी वाला और एक ये हाइट ऑफ एंटीना वाला। ये पूछे जा सकते हैं, चांसेस कम रहते हैं बट फिर भी आ जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, फिर अगला इसमें अपना आता है एक्चुअली जो मेन टॉपिक है दैट इज मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? तो मॉड्यूलेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ अटैच करके भेजना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड इनपुट और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इनपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल is mounted onto another signal of high frequency which is known as carrier signal। तो जो लेके जाएगा उसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल, जिसको लेके जाएगा उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। फिर जो सिग्नल फाइनली जाता है, दोनों मिलके जो सिग्नल बने दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड मतलब आपने कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को चिपका दिया, द रिजल्टेंट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसी को हम सीखेंगे अभी कि मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, क्या मतलब। उसके पहले एक छोटी चीज आती है, कर क्यों रहे, वाई आर वी डूइंग मॉड्यूलेशन। पहला है टू अवॉइड इंटरफेरेंस। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन मेनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ट्रेवल डायरेक्टली थ्रू द सेम चैनल, दे विल इंटरफेयर टू ईच अदर। सुनो इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा ना कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं अपने पास जो हम रेडियो वेव्स भेज रहे होते हैं। तो मान लो कि मेरे पास 2 कंपनीज हैं, है ना। मैंने एक को जो सिग्नल दिया या जो बैंडविड्थ दी वो दी मान लो 3 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज की, और दूसरे को दी अपने ने 7 मेगाहर्ट्ज से 9 मेगाहर्ट्ज कि आप यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल यूज करना, आपने ट्रांसमिशन के लिए आप ये यूज करना। अब सोच के देखो कि सिग्नल जब भेजते हैं तो ये 5 वाला थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही सकता है ना कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट से, और ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये दोनों सिग्नल आपस में मिक्सअप हो सकते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आपस में मिक्सअप हो सकती है। बहुत साफ साफ हमें हो सकता है सिग्नल रिसीव ना हो। जैसे कई बार आप देखते हो टीवी के अंदर, अगर कि केबल वाले टीवी या कई बार बारिश के टाइम पे कि कई बार ऐसा दिखता है कि एक चैनल के ऊपर दूसरा चैनल ओवरलैप हो रहा होता है। देखा क्या कभी कि एक चैनल के ऊपर दूसरा चैनल ओवरलैप हो रहा होता है, सिग्नल की मिक्सिंग हो रही होती है। देखा है कभी टीवी में ऐसा दो सिग्नल्स, दो चैनल मिक्स होने लग जाते हैं, कुछ दिक्कत आने लग जाती है? नहीं देखा ऐसा कभी। अब ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं होता है ना क्योंकि अब जनरली सेट टॉप बॉक्स यूज होते हैं, है ना। तो वो ऐसा इसलिए कम होता है। पर जब घर पे वो केबल वायर आती थी ना, केबल के थ्रू टीवी आता था, तो ये खूब होता था कि अगर केबल वाले का अच्छा कनेक्शन नहीं है तो कई बार दो चैनल का इंटरफेरेंस होता था। कभी रेडियो सुना है? रेडियो, यस सर। रेडियो में ऐसा होता है कि 2 चैनल की आवाज एक साथ आती यस सर, उसमें होता है ना। तो ये इस टाइप की चीज है ना, 2 चैनल की आवाज एक साथ आती है, दैट इज इंटरफेरेंस। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी विड्थ थी, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो आसपास थी, तो हम उतना शार्प ट्यूनिंग नहीं कर पाए। अब मान लो मैं इसको, ये भी मेगा हर्ज में थे, तो अब मैं इसको गीगा हर्ज में सिग्नल दे देता हूँ कि आपको दिया 3 गीगा हर्ज से 4 गीगा हर्ज,
और आपको दिया 4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज। आप सोचो मिक्सिंग के चांस बहुत कम है। इनके बीच का जो गैप था ना 5 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज, ये 2 मेगाहर्ट्ज का था, मतलब 2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज का गैप। और इनके बीच का गैप कितना है, सॉरी 4 की नहीं 5 कर दो, 5 से 6, इनके बीच का गैप है 1 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁹ हर्ट्ज। देखो ये गैप 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 500 गुना या 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजूँ तो। और अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजूँ तो एक तरह से गैप बढ़ गया, तो इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। और सोचो अपने पास जो गवर्नमेंट होगी उसके पास बेचने के ऑप्शन भी ज़्यादा होंगे। यहाँ तो आप ऐसा 2-2 कर ले सकते थे, यहाँ आपने और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड भेज सकते हो। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड भेज सकते हो, तो गवर्नमेंट के पास बेचने को ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो अच्छा रेवेन्यू भी आएगा, अच्छे ज़्यादा स्पेक्ट्रम बेच पाएंगे। तो पहला तो ये है इंटरफेरेंस वाला। दूसरा है प्रैक्टिकल साइज ऑफ एंटीना। प्रैक्टिकल साइज ऑफ एंटीना क्या कहता है कि अपनी एक एंटीना की थ्योरी है, अपने कोर्स में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए जो एंटीना की साइज रिक्वायर्ड होती है मिनिमम, वो λ/4 होती है। λ/4 के ऑर्डर की होती है ना, कि किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए जो एंटीना की हाइट रिक्वायर्ड है वो लगभग λ/4 के ऑर्डर की आती है। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे, तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वेवलेंथ, जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल लिया, अगर हम 5 किलो हर्ट्ज का सिग्नल भेज रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ आती है v इक्वल टू λf से कितनी 60 किलोमीटर। तो एंटीना की हाइट कितनी लगेगी 15 किलोमीटर ना। जो रेडियो वेव होता है ना, रेडियो वेव की वेवलेंथ किलोमीटर के ऑर्डर की होती है। किस ऑर्डर की होती है, किलोमीटर। तो मान लो 15 तो बहुत ज़्यादा है, मान लो अपन ने 4 किलोमीटर वेवलेंथ भी ले लिया, तो हमें उसके लिए जो एंटीना चाहिए होगा वो कितने का होगा, 1 किलोमीटर हाइट का एंटीना, जो प्रैक्टिकल साइज नहीं। इसलिए जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ का मतलब प्रैक्टिकल साइज के एंटीना से हमारा काम चल सकता है। और तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। एक एंटीना की थ्योरी होती है, वो कहती है कोई भी एल लेंथ का एंटीना जो पावर रेडिएट करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू L/λ², है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी एल लेंथ का एंटीना जो पावर रेडिएट करता है वो जिस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे तो एक छोटे लेंथ का एंटीना भी ज़्यादा पावर रेडिएट कर सकता है। तो दिस इज नीड फॉर इंटरफेरेंस, पहला नीड फॉर मॉड्यूलेशन, पहला इंटरफेरेंस अवॉइड होता है, दूसरा प्रैक्टिकल साइज का एंटीना, और तीसरा इफेक्टिव पावर ऑफ एंटीना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। है ना। अब आते हैं अपन कि करते कैसे हैं। करते कैसे हैं से पहले अपन एक बार जान लेते हैं बस नाम वाइज टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना। तो जनरली 3 टाइप के मॉड्यूलेशन देखे जाते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसका मतलब हम अपने सिग्नल को कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में छिपा के भेजेंगे। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू भेजेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब जो अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन भेजेंगे। और तीसरा कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन, जब हम फेज के थ्रू भेजेंगे, फेज एंगल के थ्रू। अपने कोर्स में है इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हम सिग्नल को एम्पलीट्यूड में चेंज करके भेजेंगे, है ना? ध्यान से सुनना। एक है अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैंने बताया था ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, जिसको भेजना लो फ्रीक्वेंसी।
मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की AM sin omega m into t. This is the equation of modulating signal. और एक है अपने पास कैरियर सिग्नल, इसको अपन ऐसा CT लिख देते हैं। कैरियर सिग्नल का टाइम के साथ फंक्शन इज इक्वल टू, ये बन गया AC साइन ओमेगा C इंटू टी, है ना। ओमेगा C लो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा M लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। यही साइड में लिख देता हूँ, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी। अब मुझे मॉड्यूलेशन करना है। मॉड्यूलेशन का मतलब मैं इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड में छुपा के भेज दूंगा, क्योंकि मैं क्या सीख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, ये सिग्नल होते हैं ना, जनरली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये वोल्टेजेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक। जो हम सिग्नल भेजते हैं जनरली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये वोल्टेजेस की फॉर्म में जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कहते हैं CMT। CMT स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेशन कर दिया। तो हमने मॉड्यूलेशन में क्या किया ना, कि अपनी जो ये इंफॉर्मेशन थी इसको इसके एम्पलीट्यूड के अंदर छिपा दिया। तो CMT की इक्वेशन होती है इसका एम्पलीट्यूड प्लस ये पूरा MT, ये क्या किया मैंने कि अपने आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने सिग्नल को, अपनी इंफॉर्मेशन को कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में छिपा दिया। अब उसका एम्पलीट्यूड वेरी करने लगेगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो मैं पूछूं कि एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी AC प्लस AM। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी AC माइनस A, है ना। तो अगर आपको AC AM दिया हुआ है तो इनको अगर अपन ऐड कर लें तो कल को अपन ये भी लिख सकते हैं कि AC कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज प्लस मिनिमम वोल्टेज बाई 2। कि अपने को ये पता है कि मैक्सिमम वोल्टेज इतनी है, मिनिमम वोल्टेज इतनी है, तो जो AC आ रहा होगा मतलब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, वो आएगा दोनों का सम बाई 2, और जो AM आएगा दैट विल बी A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम बाई 2। तो कई बार ये याद रखना, ये AC AM निकालना काम आता है। आपको दे देंगे कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज इतनी मिल रही है और मिनिमम वोल्टेज इतनी मिल रही है। तो बताओ कैरियर वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा और मॉड्यूलेटिंग वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं। ये ना पूछा फिर भी ये दोनों टर्म्स काम आती है, बताता हूँ कैसे, है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। इसमें ये वोल्टेज के फॉर्म में दिए होंगे, याद रखना एम्पलीट्यूड, वो वोल्टेज एम्पलीट्यूड से। अब देखो, अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। आपको जो CMT मिला ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये आपको क्या मिला, AC प्लस AM साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी। यहाँ से ना AC कॉमन ले लो, तो ये बच रहा है 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा M इंटू टी, इसके साथ ही है साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C। ये जो टर्म होती है ना AM अपॉन AC, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है।
दिस इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू से। तो ये एक वैल्यू होती है जो दिखाती है कि कितना मॉड्यूलेशन हो रहा है। एंड एक फ्रैक्शन आएगा फॉर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए म्यू की वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं, मतलब जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसको 1 से छोटी रखते हैं टू अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल। टू अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल। तो जनरली इसकी वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं। और म्यू होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, AM और AC। तो आप अगर AM AC पहचान पाए तो आप म्यू इजीली पहचान पाइएगा, है ना। तो म्यू को मैंने कैसे लिखा? इट इज AM अपॉन AC। जरा सोचिए, AM को ये भी तो लिख सकते हैं, तो उस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम। कभी आपसे पूछ ले परसेंटेज मॉड्यूलेशन, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस म्यू इन परसेंटेज। एक्सप्रेस म्यू इन परसेंटेज, है ना, ये इसका मतलब होता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको मान लीजिए AM कह रखा है 0.1 वोल्ट और आपको AC कह रखा है 0.5 वोल्ट, है ना। तो मैं आपसे पूछूं म्यू कितना होगा, तो म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन AC, तो 1/5। 1 के जितना पास होता है उतना अच्छा, एक तरह से कम्युनिकेशन मानते हैं। तो AM अपॉन AC। मैं पूछूं परसेंटेज मॉड्यूलेशन बताओ, तो 20%। कितना होगा? 20%। मतलब म्यू को ही अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूं तो वो क्या आता है? परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हमने मैथमेटिकली यहाँ तक पहुंचे थे, हम इसको इस फॉर्म में लिखा था। तो मैं फिर से उसी को आगे लिख रहा हूँ कि हमने लिखा कि CMT को लिखते हैं AC 1 प्लस म्यू वन प्लस म्यू साइन ओमेगा M इंटू टी प्लस साइन ओमेगा C। इसको आप ओपन कर दीजिए। ये बन रहा है AC साइन ओमेगा C इंटू टी प्लस ये बन रहा है म्यू AC साइन ओमेगा M इंटू टी साइन ओमेगा C इंटू टी। ये तो अपना कैरियर सिग्नल है, ये इसके साथ में एक और सिग्नल है। अब एक काम करते हैं, इसको साइन इसको कॉस ए कॉस बी के फॉर्मूले से लिख देते हैं। ये बन जाएगा म्यू बाई 2AC। ये बनेगा कितना? कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी। सही लिखा क्या ये? अब इसको ओपन कर लो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, सुनना, ये जो अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया था, दिस वाज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये एक्चुअली 3 सिग्नल्स का सुपरपोजिशन है ना। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द सुपरपोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिग्नल्स। दिस इज द कैरियर सिग्नल,
कैरियर सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं fc लिख सकता हूं। इसकी फ्रीक्वेंसी fc से कम है, इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। क्या बोलते हैं? लोअर साइड बैंड। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? लोअर साइड बैंड LSB। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब -FM। और इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? FC प्लस FM। तो हमें 3 सिग्नल्स के फॉर्म में मिलता है ये, कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो AC है, लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड μAC/2 होता है, अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड भी μAC/2 होता है। लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM, है ना। इसको कई बार एक ऐसा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक एम्पलीट्यूड डायग्राम भी बनाते हैं। μ1 से छोटा रखते थे अपन हमेशा, तो कोई ऐसा डायग्राम दिख जाएगा कि ये एम्पलीट्यूड है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो जो सेंट्रल बैंड होता है या बीच वाली फ्रीक्वेंसी वो ऊंची होती है और बाकी दोनों नीचे होते हैं। दिस इज AC and this is μAC. This frequency is FC minus FM, this frequency is FC plus FM. तो ये तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी उसमें मिलती है ना। कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसको कई बार सेंट्रल बैंड बोल देते हैं, सेंट्रल बैंड। ये कैरियर सिग्नल, एक होता है लोअर साइड बैंड, एक होता है अपर साइड बैंड, है ना। यहाँ तक मैं आपको समराइज करके बताऊं तो अपने को क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम को ऐसा लिख सकते हैं, उसको यूज़ करके ACA हम बता सकते हैं। अगली चीज़ें मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता होना चाहिए, क्या होता है AM/AC, या सीधा ये। और फिर कि इस सिग्नल में 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, FC, FC माइनस FM और FC प्लस FM। FC वाले की एम्पलीट्यूड तो AC है, बाकी दोनों का एम्पलीट्यूड μAC/2 होता है। लगभग अपना काम हो गया। अपने काम के सवाल ऑलमोस्ट यहीं से हो जाएंगे। ये अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। फिर कई बार पूछ लेते हैं, बताओ किसके पास पावर कितनी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल बैंड एंड साइड बैंड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल बैंड एंड साइड बैंड। मान लो कोई अपना एंटीना है, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना R है। कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना इज इक्वल टू R, है ना। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है? AC। तो पावर ऑफ कैरियर सिग्नल इज इक्वल टू, उसका एम्पलीट्यूड AC है, तो मैं उसके लिए जो पावर लिखूंगा मैं VRMS² लिख सकता हूँ। तो AC/√2² R। ये क्या लिखा हुआ है? VRMS²R, कि बन गया AC²/2R। पावर कैरिड बाय लोअर साइड बैंड इज इक्वल टू पावर कैरिड बाय अपर साइड बैंड। इसका एम्पलीट्यूड कितना था? μAC/2 था बेटा, ये μAC/2। ये देखो ना, एम्पलीट्यूड कितना था? μAC/2। तो ग्राफ बनेगा μAC/2 पे। तो इसका एम्पलीट्यूड था μAC/2, तो एक √2 और कर दो RMS के लिए, ²/R। कितना बन गया? μAC²/8R, है ना। ये दोनों की पावर है। तो टोटल पावर विद साइड बैंड, टोटल पावर इन
साइड बैंड की टोटल पावर दोनों में होती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट इज म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 8r, सॉरी 4r। तो साइड बैंड में टोटल इतनी पावर है और कैरियर सिग्नल के पास इतनी पावर है। तो मैं आपसे पूछूं टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज इक्वल टू कैरियर सिग्नल की पावर ए सी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस साइड बैंड्स की टोटल पावर म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4r, म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4r। मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन ऑफ पावर विथ सेंट्रल बैंड, फ्रैक्शन ऑफ पावर विथ कैरियर वेव के पास कितनी पावर है? तो कैरियर वेव की पावर ये रही पी सी ए सी स्क्वायर अपॉन 2r अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4r। तो ये कॉमन की हटा दिया तो ये 1 + 1 प्लस म्यू बाई 2, तो ये आ गया 2/2 प्लस म्यू। सिर्फ म्यू पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि कितनी पावर कैरियर वेव के पास है। परसेंटेज निकालना हो तो 2/2 प्लस म्यू इंटू 100। हम ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल पावर का कितना परसेंटेज कहाँ है कैरियर सिग्नल के बाद, है ना। ऐसे अपन ये निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ पावर विथ साइड बैंड क्या आएगा फ्रैक्शन। तो साइड बैंड की टोटल पावर म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4r, म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4r डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन 2r प्लस म्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4r। ए सी स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन लेके हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस म्यू बाई 2, तो 1 प्लस 2 प्लस म्यू, दिस इज फ्रैक्शन। परसेंटेज लेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है उसके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल पावर का कितना फ्रैक्शन सेंट्रल बैंड में है और कितना फ्रैक्शन साइड बैंड में। बेटा एक छोटा सा करेक्शन है कि यहाँ पे म्यू स्क्वायर आएगा, म्यू स्क्वायर आएगा, है ना। वो म्यू का स्क्वायर करना रह गया, कि म्यू स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी म्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, म्यू नहीं आएगा, म्यू स्क्वायर आएगा। हर जगह क्या लिखेंगे, म्यू स्क्वायर। तो ये ऊपर तो म्यू स्क्वायर बच गया ना, ये म्यू स्क्वायर बच गया और ये हमने ए सी स्क्वायर बाय 2r हटाया था तो म्यू स्क्वायर बाय 2 बचा, ये भी म्यू स्क्वायर है, तो ये अपना आ रहा है, हाँ अब सही है, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बचा 1 म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, यहाँ से अपन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो कि एम्पलीट्यूड में चेंज करते हैं और सिग्नल 3 वेव्स के सुपरपोजिशन के फॉर्म में जाता है। सेंट्रल बैंड की फ्रीक्वेंसी सेंट्रल बैंड से थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा, और ये होता है कि पावर का कितना पार्ट सेंट्रल बैंड के पास होता है, कितना पार्ट साइड बैंड के पास होता है। तो ये अपना प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का चैप्टर भी फिनिश होता है।